अभी तक जो पहले 2 स्टेप्स हमने करे उसमें हमने देखा कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में द फर्स्ट स्टेप इज़ सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड्स। हम स्टैंडर्ड्स कुछ सेट करते हैं, वी प्लान द परफॉर्मेंस। ठीक है, हम प्लान करते हैं व्हाट शुड बी द परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट मंथ। हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस फिक्स की जाती है कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, इतना टारगेट अचीव करना है, और वो जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए थोड़े, और अचीवेबल होने चाहिए। ठीक है, और रिसोर्सेज को देख के कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिसोर्सेज हैं उसको देख के वो सेटअप होने चाहिए। इस हिसाब से वो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं। एंड देन सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉयज़ एक्चुअली में काम कर रहे हैं उसको हम फिर मेजर करते हैं। ठीक है, उसको मेजर करने के बाद थर्ड स्टेप इज़ कि अब उस परफॉर्मेंस को किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाएगा जो हमने फर्स्ट स्टेप में सेट किए थे। ठीक है, तो अभी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है दैट विल बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स सेट। तो अगर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है, अगर परफॉर्मेंस उतनी है जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया, जितना हमने प्लान किया, उतना परफॉर्म कर दिया एम्प्लॉय ने, देन इट्स गुड, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जितना टारगेट उसे दिया गया है एम्प्लॉय को उसने वो उतना अचीव नहीं किया, देन वी नीड टू फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड द डिविएशन। तो उसको डिविएशन बोलते हैं। इफ़ देयर इज़ अ मैच इन बोथ देन द कंट्रोलिंग फंक्शन एंड्स हियर ओनली। अगर जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट, दोनों इक्वल हैं, तो कंट्रोलिंग फंक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद फिर से प्लानिंग से स्टार्ट होगी पूरी प्रोसेस। बट इफ़ देर इज़ अ मिसमैच है, डिविएशन है, देन द मैनेजर ट्राइज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ द डिविएशन। तो फिर मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले ये देखेगा कितनी हद तक डिविएशन है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने आपको 1 वीक दिए, मैंने 1 वीक में आपको टारगेट दिया है कि आपने 2 चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, अगर आपने 2 चैप्टर्स कर लिए, आपने टारगेट मीट विद कर लिया, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू द प्लान परफॉर्मेंस, तो ठीक है, कुछ कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बट किसी की अगर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कम है, आपने 1 चैप्टर किया है, आपने जस्ट हाफ चैप्टर किया है, तो वहाँ पे मुझे मेजर करना है कि डिविएशन है तो उसकी क्या एक्सटेंट है, हाउ मच इज़ द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन। जिसने तो अगर 1.5 चैप्टर किया, ठीक है, थोड़ी सी डिविएशन है, आधा ही चैप्टर रहता है, कोई बात नहीं बच्चे, कर लो। ठीक है, तो दैट आई कैन इग्नोर। बट जहाँ पे डिविएशन ज़्यादा है, 1 चैप्टर किया है या जहाँ पे हाफ ही चैप्टर किया है, तो वो डिविएशन बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ नॉट अ माइनर डिविएशन। इफ़ द डिविएशन इज़ माइनर, अगर छोटी सी डिविएशन है देन इट शुड बी इग्नोर्ड। बट इफ़ द डिविएशन इज़ मोर देन टाइमली एक्शंस मस्ट बी टेकन। तो फिर टाइमली एक्शन लेना पड़ता है, और टाइमली एक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है डिविएशन को। एनालाइज करने का मतलब है टू फाइंड आउट द रीजंस व्हाई द डिविएशन इज़ देयर। अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान्ड परफॉर्मेंस के बराबर नहीं है, जो हमने सोचा था उतना ख़त्म करना है लेकिन हम नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए, व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, ये जो डिविएशंस हैं, ऑल द डिविएशंस मस्ट ऑल द डिविएशंस नीड नॉट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सारी डिविएशंस हम टॉप मैनेजमेंट को नहीं बताते हैं, मैनेजर्स। अ रेंज ऑफ डिविएशंस। हाँ जी मैम ये कैसे पता चलेगा कि मतलब किस डेविएशन को हमें इग्नोर करना है? एग्जैक्टली तो ये हमें यहाँ पे पता चलेगा, ये आपको आगे 2 टेक्निक्स दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ इन टेक्निक्स में आपको पता चलेगा। गुड क्वेश्चन। तो डिविएशन एक्चुअली ये होता है कि अगर, तो देखो 90, वैसे भी एक क्राइटेरिया होता है। अब अगर आप टीचर हो और आपने अगर दिए हैं 2 चैप्टर्स बच्चे को करने के लिए 1 हफ्ते में, तो आपको कैसे लगेगा कि डिविएशन कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है। अगर एक बच्चा आपको 1.5 चैप्टर करके दिखा रहा है और एक बच्चा आपको जस्ट उसका 2 ही टॉपिक्स रह गए हैं, और एक बच्चा आपको हाफ चैप्टर के साथ आ रहा है, तो आप जज कर पा रहे हो ना कि कौन सी डिविएशन ज़्यादा है, कौन सी डिविएशन को इग्नोर कर सकते हो। हाफ चैप्टर जिसका रह गया उसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चा कर लेगा, कवर अप कर लेगा। लेकिन जिसने सिर्फ आधा ही चैप्टर करके दिखाया उसकी तो डिविएशन बहुत ज़्यादा है, देन दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। उसके तो रीजंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो एक हद तक तो हम, जैसे अगर 90% है, 90% से ज़्यादा डिविएशन है,
या 95% से ज़्यादा मतलब 95% तक टारगेट अचीव हो गया है, दैट कैन बी इग्नोर्ड। बट अगर 90% ही टारगेट अचीव किया, उससे नीचे का टारगेट है अचीव किया हुआ है, तो हमें उसे देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। सो अब ओनली द केसेस बियॉन्ड दिस रेंज, जो अगर हाँ एक रेंज एस्टैब्लिश करनी चाहिए, ये आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे है, अ रेंज ऑफ डिविएशंस शुड बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये मैनेजर ही इस्टेब्लिश करता है कि कितने परसेंट अगर किसी ने काम कर लिया है तो दैट कैन बी इग्नोर्ड, और अगर उससे कम काम मुझे मिलेगा तो दैट देन आई विल फाइंड आउट द रीजंस एंड आई विल टेक द एक्शन। तो ये जो रेंज है, ये रेंज जो है डिविएशन की, ये मैनेजर इस्टेब्लिश करता है, एंड ओनली द केसेस बियॉन्ड दिस रेंज शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, और सिर्फ वही केसेस टॉप लेवल मैनेजमेंट तक लेके जाने चाहिए जहाँ पे डिविएशन इस रेंज के बाहर है, मतलब ज़्यादा है। So they must divide the deviations in two categories. तो deviations दो categories की हो जाती हैं, which need to be attended urgently in one category and minor और insignificant deviations in other category। तो दो तरह की deviations हो गई। deviation मतलब कि आप planned performance से हट गए हो, ठीक है, जितना आपको planned performance के accordingly काम करना चाहिए था आप उससे हट चुके हो तो कितना हटे हो उससे, कितनी डिविएशन है, कितना पीछे हो उससे। तो दो कैटेगरीज हो सकती हैं, एक तो जिसको अर्जेंटली एड्रेस करने की ज़रूरत है, मतलब अर्जेंटली देखने की ज़रूरत है कि क्या रीजंस है, और एक है इनसिग्निफिकेंट डिविएशंस होती हैं कि मतलब थोड़ी सी है, माइनर डिविएशन है, 1% काम बचा है, तो वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दीज टू कैटेगरीज मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग वेज। दो टेक्निक्स हैं फॉर एनालाइजिंग द डिविएशंस। डिविएशंस को एनालाइज करने की दो टेक्निक्स हैं। वन इज CPC, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका CPC, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एंड अनदर इज MBE बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 1 मार्क क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट है इन दोनों में से, हाँ और भी आ सकता है, 3 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। सो 1 मार्क क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब क्रिटिकल क्या होता है, आपने कभी वर्ड सुना है क्रिटिकल? व्हाट इज क्रिटिकल? यस मैम। क्या होता है क्रिटिकल? गंभीर। गंभीर, वेरी गुड वेरी गुड। तो कहाँ सुना आपने क्रिटिकल? जनरली डॉक्टर्स यूज करते हैं। वेरी गुड, हॉस्पिटल्स में जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या डायलॉग आता है उनका? पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन क्रिटिकल है। एग्जैक्टली, जो टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उनको पता होगा, ये मोस्टली ऐसा बोल देते हैं डॉक्टर्स आके, क्रिटिकल कंडीशन है बहुत, अगले 24 घंटे भाई देखना पड़ेगा, है ना, ऑब्जर्वेशन में है। सो क्रिटिकल मीन्स बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। सो यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्रिटिकल पॉइंट पे पहुँच चुके हैं और अब हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, कीपिंग फोकस ऑन सम की एरियाज, क्रिटिकल एरियाज जो हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं, जो जहाँ पे सीरियसनेस की ज़रूरत है, गंभीरता की ज़रूरत है, वो कुछ की एरियाज होंगे, सम की एरियाज, जिनको बोलते हैं KRAS, ठीक है, की एरियाज। एंड इफ देर इज डिविएशन इन दीज की एरियाज देन इट मस्ट बी अटेंडेड अर्जेंटली। की एरियाज कुछ हमने डिफाइन करने हैं, जो मैनेजर है उसने की एरियाज डिफाइन करने हैं कि ये वाले एरियाज मेन एरियाज हैं, क्रिटिकल हैं, अगर यहाँ पे डिविएशन होती है तो भैया फिर तो अटेंड करना पड़ेगा एकदम से। और की एरियाज कैसे होते हैं, की एरियाज कैसे डिफाइन किए जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, ठीक है। अगर तो एक दो लोगों पे पड़ता है उसका इम्पैक्ट उस डिविएशन से, तो वो की एरियाज नहीं माने जाते हैं। की एरियाज ऐसे होते हैं जिसका इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, इफ़ देर इज़ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 5 रुपीज़, मतलब प्रोडक्शन की कॉस्ट ही बढ़ गई है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। सपोज हम बॉटल्स बनाते हैं, वाटर बॉटल्स, अगर एक बॉटल को बनाने में 50 रुपीज़ लग, सॉरी 50 तो बहुत कम हो गया, नो वेरी बैड एग्जाम्पल, ओके। सो एक बॉटल को बनाने में अगर 300 रुपीज़ लग रहे हैं तो दैट इज़ द प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। उस प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, द फैक्ट्री वेजेस, द लेबर, द रेंट ऑफ दैट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो सारी चीज़ें उसको बनाने में गई हैं
वो सारी उसकी कॉस्ट में आ जाती हैं। सपोज 300 कॉस्ट पड़ी है, ठीक है, सो उस प्रोडक्शन कॉस्ट में 5 रुपये बढ़ गए, अब वो कितने की हो गई, 305 रुपये की हो गई, ठीक है। एंड देयर इज इंक्रीज इन द पोस्टल कॉस्ट बाय ₹20। और एक केस है कि पोस्ट, जो हम पोस्ट भेजते हैं ना, पोस्ट ऑफिस गए थे ना एक बार, हम, याद है आपको, बैंक गए थे तो पोस्ट ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे जो साथ में छोटा सा पोस्ट ऑफिस था, रिमेम्बर? यस मैम। हाँ, तो जो पोस्टल कॉस्ट होती है, कुछ भी चीज़ हमने पोस्ट की है उसकी कॉस्ट बढ़ गई 20 रुपये से। अब बताओ इन दोनों में से की एरिया कौन सा है, अगर मैनेजर को डिसाइड करना है इन दोनों सिचुएशंस में, व्हाट इज द की एरिया? गुड मॉर्निंग, सो गए सब? दो सिचुएशंस प्रोडक्ट कॉस्ट बड़ी है वो। ओके, बाकी सब दो सिचुएशंस आपको बताई हैं। एक सिचुएशंस है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई 5 रुपये से, और दूसरा है कि पोस्ट जो हम करते हैं पोस्टल कॉस्ट बढ़ गई 20 रुपये से। तो की एरिया कौन सा है? कम ऑन। मैम पोस्टल वाला, क्योंकि उसका पोस्टल पे कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, ओके, बट आपको क्या बताया था की एरियाज कौन से होते हैं? की एरियाज आर दोज विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऐसा एरिया है जो ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? पोस्टल तो कभी कभार होना है। ऑब्वियसली पोस्टल कॉस्ट से हमें क्या लेना देना, हमें तो पोस्ट ही नहीं करना कुछ भी। फिर अरे इस कंपनी को अगर कुछ पोस्ट ही नहीं करना, या फिर पोस्ट कभी कभार करना है, वंस इन अ वाइल करना है, तो उसका पोस्टल कॉस्ट से क्या लेना देना? 20 रुपये बढ़े, 50 रुपये बढ़े, अरे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई भाई, हर एक प्रोडक्ट की, मतलब जितनी बॉटल्स, मैं सपोज 1000 बॉटल्स सेल ऑफ करती हूँ, तो मेरी 1000 बॉटल की 5 रुपये से कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि मेरी 5000 कॉस्ट बढ़ गई, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। सेल तो मेरी उतनी रहेगी, सेल्स प्राइस मेरी सेम है, लेकिन मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, तो मेरा बीच का जो मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट कम हो गया बीच में। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इफेक्ट हो रहा है। देन मोर फोकस शुड बी टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एज इट विल इफेक्ट द प्रॉफिट एंड द फ्यूचर रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि पोस्टल कॉस्ट जो है, इट इज इनकर्ड रेयरली एंड मैनेजर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द पोस्टल कॉस्ट। तो पोस्टल कॉस्ट के ऊपर तो वैसे ही कोई कंट्रोल नहीं है, मैं तो वैसे ही कंट्रोल नहीं कर सकती उसको, मैं थोड़ी डिसाइड करूँगी जाके कि पोस्टल की क्या कॉस्ट होनी चाहिए, लेकिन अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को तो मैं कम कर सकती हूँ ना, आई कैन फाइंड आउट द रीजन। तो की एरिया यहाँ पे ये होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मतलब हमने कुछ की एरिया स्पेसिफाई करने हैं मैनेजर ने, KRAS जिसको बोलते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को CPC बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं इसकी। और की एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद अगर हमें लगता है की एरिया में कोई डिविएशन आ रही है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। देन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड जो आप रोज़ डेली लाइफ में यूज़ करते हो। रोज़ डेली लाइफ, ओके, हाँ, डेली लाइफ में यूज़ करते हो बताओ जी, एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? मैम रेयर केस हो गई। अरे गर्ल्स को तो बहुत अच्छे से पता है, बताओ भाई, कम अप विद आंसर्स, बी पार्टिसिपेटिव, ऐसे मत करो। मैम रेयर केस। हाँ, एक्सेप्शन मतलब क्या? डिफरेंट हो गया है ना। और क्या मीनिंग निकलता है इसका एक्सेप्शन का मतलब? चॉइसेस। अच्छा, ऑब्जेक्शन। क्या बताया साहिबा? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन? नो नो नो, ऑब्जेक्शन नहीं होता, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हो रहा है ये। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? हम बोलते हैं ना कि हाँ यहाँ पे तो भाई ऐसे ही लोग हैं, फिर हम बोलते हैं नो नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बोलते हैं ना, हट के। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर मतलब ऐसा नहीं है, सब एक जैसे नहीं है, कुछ अलग भी होते हैं। तो कुछ अलग की बात हो रही है, एक्सेप्शन की बात हो रही है, जो कुछ हटके है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया कि सारा कुछ मैनेज नहीं करना है, जो कुछ हटके है कुछ चीज़ों को मैनेज करना है बस, ठीक है। एक्सेप्शंस को मैनेज करना है, मतलब इट मीन्स
a manager who tries to control everything may end up control nothing. अगर एक मैनेजर ऐसा है जो सब कुछ कंट्रोल करने की ट्राई करता है, मैं ये भी देखूँ, मैं ये भी देखूँ, सारा काम मैं ही देखूँ, तो वो कैसे एंड अप होता है? फाइनली वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि इतना काम कोई नहीं कर पाता. तो इसीलिए आपको एक बताया था, एक डेलीगेशन नाम का एक वर्ड बताया था आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में. तो मैनेजर सारा काम क्योंकि खुद नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो डेलीगेट करता है अपना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, उसके अकॉर्डिंगली अथॉरिटीज़ फिक्स करता है और फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में भी बताई थी. यहाँ पे भी यही है, एक मैनेजर को सब कुछ कंट्रोल नहीं करना है, वो कर भी नहीं सकता है. सो जो डेविएशंस, द डेविएशंस विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज फिक्स की जाती है और अगर उस रेंज के बाहर हैं वो डेविएशंस, दैट ओनली शुड बी हैंडल्ड बाय द मैनेजर्स. और जो माइनर डेविएशंस हैं दैट शुड बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर कर देना चाहिए और मैनेजर को अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए माइनर डेविएशंस को ध्यान देने में, उसका रीज़न फाइंड आउट करने में. रादर ही शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिमूविंग द डेविएशंस ऑफ हाई डिग्री. सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है. डेली लाइफ में भी अगर आपके सामने 2 प्रॉब्लम्स खड़ी हैं तो आपके पास टाइम कम है, यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम या यू आर शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, तो आप क्या करते हो? यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उसको मैं पहले सॉल्व करती हूँ. ऐसा ही होता है ना. तो ये भी ऐसे ही है, जो बड़ी डिविएशंस हैं, मेजर डिविएशंस, वो मैनेजर्स को सिर्फ हैंडल करनी चाहिए. बाकी जो छोटी मोटी डिविएशंस हैं उनको इग्नोर कर देना चाहिए या फिर सबॉर्डिनेट्स को बोल देना चाहिए देखने के लिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक बहुत अच्छा. प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट इंक्रीजेज बाय ₹2. प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया बाय ₹2. सो इट कैन बी इग्नोर्ड, इग्नोर की जा सकती है. बट if it is more than 2, then the managers must try to find out the reasons for such increase, and after identifying the reasons for deviations they should take immediate action. ठीक है. एक रेंज फिक्स कर ली है मैनेजर ने कि अगर सिर्फ ₹2 प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो ठीक है, आई कैन इग्नोर दैट, मुझे उसमें नहीं जाना ज़्यादा डीप में, रीजंस नहीं फाइंड आउट करना है, बिकॉज इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं कोई और काम कर लूँगा. लेकिन अगर ₹2 से ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है पर प्रोडक्ट, तो मुझे उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड दीज डेविएशंस एंड रीजंस मस्ट बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. और टॉप लेवल मैनेजमेंट की नॉलेज में ये लानी है ताकि क्रिटिकली इसको इवेलुएट कर सकें, मतलब देख सकें, एनालाइज कर सकें. बट अगर ₹2 से कम का ही इंक्रीज़ है, ₹1 कॉस्ट बढ़ी है, 50 पैसा कॉस्ट बढ़ी है, तो वो सुपरवाइजरी लेवल मतलब लोअर लेवल पे भी हैंडल की जा सकती है प्रॉब्लम. ठीक है. द कॉजेज़ फॉर द डिविएशंस. अब डिविएशंस के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? जैसे मशीनरी में फॉल्ट आ गया, उससे भी तो डिविएशन होती है ना. नंबर ऑफ यूनिट्स उतने प्रोड्यूस नहीं हुए जितने करने थे. इनएफिशिएंट स्टाफ है, स्टाफ ही एफिशिएंट नहीं है. रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल ही ख़त्म हो गया. ओवर और अंडर स्टेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ही इतने हाई सेट किए हैं, प्लान्ड परफॉर्मेंस ही इतनी ज़्यादा सेट की है जो कि इतना काम करने पर भी अचीव नहीं हो पा रही है. ठीक है. तो ये कुछ रीजंस होते हैं डिविएशंस के. दीज आर सम कॉजेज कि डिविएशंस हो सकती हैं. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट कॉज ऑफ डिविएशन. तो एक्यूरेट कॉज, एग्जैक्ट कॉज अगर पता होगा डिविएशन का तो उसको करेक्ट किया जा सकता है. देन इज एडवांटेजेस. क्या एडवांटेजेस हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की? आप कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर सकते हो. बताओ क्या एडवांटेजेस होंगी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की? यस. मैम मैनेजर्स, मैम एम्प्लॉय वर्कर को इस तरीके से मैम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करे. गुड. और मैम उन्हें कुछ न्यू टेक्निक्स और या कुछ न्यू वो कर सकते हैं जिससे उनके मतलब प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़े, जिससे हमारा टारगेट पहले अचीव हो जाए या फिर क्या कहते हैं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए. वेरी गुड. रिसोर्सेज वेस्ट ना हो.
ठीक है, हाँ वेरी गुड प्रद्युमन। और कोई बच्चा पॉइंट बताएगा? सबसे मेन पॉइंट क्या है? मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है मैनेजर इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही देखेगा और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर देगा, बिकॉज उससे क्या होता है? टाइम वेस्ट। एग्जैक्टली, उसका टाइम और क्या वेस्ट होता है? एफर्ट, एनर्जी। तो ये एडवांटेज में क्या आ गया फिर? क्या बचा उसके पास? इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट ऑफ द मैनेजर। तो मैनेजर का टाइम और एफर्ट बच जाता है अगर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन फॉलो किया जाता है। और अटेंशन ऑफ मैनेजर किस पे जाती है? सिर्फ उसी जगह पे। सिग्निफिकेंट मैटर। हाँ, सिर्फ इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे जाती है मैनेजमेंट की अटेंशन। नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ मैनेजर्स टू सॉल्व द रूटीन प्रॉब्लम्स एंड इट इज़ सॉल्व बाय द सबॉर्डिनेट्स। तो इससे सबॉर्डिनेट्स की स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं और इट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन क्रिटिकल एंड सिंपल प्रॉब्लम्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है कि क्या हमारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं और क्या हमारी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। देन लास्ट पॉइंट इज टेकिंग करेक्टिव मेजर। अब हमने यहाँ पे क्या करा है? फोर्थ स्टेप में वी एनालाइज्ड द डिविएशंस। हमने डिविएशंस को एनालाइज किया, जिसमें हमारे दो मेथड सामने आए डिविएशंस को चेक करने के लिए। One is critical point control, another is management by exception, MBE. Then is taking corrective measures. अब comparison कर लिया actual performance, planned performance के साथ। मैनेजर को ये भी पता चल गया कि डिविएशंस हैं और डिविएशंस क्यों हैं, रीजंस फाइंड आउट कर लिए हमने डिविएशंस के। नाउ वी विल ट्राई टू रिमूव दोज डिविएशंस। अब हम उनको डिविएशंस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे। करेक्टिव मेजर्स मतलब जो गलतियां अभी तक की हैं वो गलतियां आगे ना हो, उनको हम करेक्ट करेंगे। सो मैनेजर टेक्स मेजर्स टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन ट्रैक। अगर गाड़ी ट्रैक से उतर गई है, प्लान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो उसको वापस से ट्रैक पे लाने के लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स होते हैं। फर्स्ट इज लेट द सिचुएशन रिमेन इफ द डिविएशंस आर माइनर। अगर डिविएशंस बहुत कम हैं, छोटी हैं, तो कोई बात नहीं, चलने दो। रीडिज़ाइन और रीफ्रेम द प्लान्स इफ़ दीज आर ओवरस्टेटेड एंड नॉट मैचिंग विद द प्रेजेंट डे बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कई बार डिविएशंस इस वजह से भी होती हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई बिकॉज वो फैशन ही चेंज हो गया, आउट ऑफ टेस्ट हो गया, लोगों के टेस्ट चेंज हो गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। सो अगर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए, उनको हमें रीफ्रेम करना चाहिए, चेंज करना चाहिए अपने प्लान्स को। थर्ड इज टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सो दैट इन फ्यूचर इट मैचेस द प्लान। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि करेक्टिव मेजर्स लेने हैं ताकि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, ताकि प्लान के अकॉर्डिंगली हम आगे से चल सकें, ठीक है। सो दिस वॉज अ लास्ट पॉइंट। ओके, लास्ट पॉइंट एक और है, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। नाउ व्हाट इज फीडबैक इन कंट्रोलिंग? फीडबैक आप समझते हो, जैसे मैंने आपसे फीडबैक ली थी और आप भी फीडबैक जो जब आप टेस्ट करके देते हो तो हम जो आपको वापस से देते हैं दैट इज़ फीडबैक। मतलब अपने काम के बारे में वापस से इंफॉर्मेशन देना, मतलब कोई आपको बताता है उसके बारे में, तो वो फीडबैक होती है। सो कंट्रोलिंग फंक्शन जो है इट डज़ नॉट एंड इन टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन ले लिया तो उसके बाद कंट्रोलिंग प्रोसेस ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद सजेशंस आते हैं। आफ्टर सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर्स एक फीडबैक रिपोर्ट बनती है, फीडबैक रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड। अब फीडबैक में क्या होता है? द लिस्ट ऑफ रीजंस फॉर द डिविएशन, मतलब प्रॉपर फीडबैक जिसे हम बोलते हैं, सब कुछ बता रहे हैं हम उसके बारे में। सो क्या रीजंस थे डिविएशंस के, ठीक है, इनएफिशिएंसी अगर है ओवरऑल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, रीजंस, करेक्टिव मेजर्स हमने क्या लिए, ठीक है। सो ये सब कुछ फीडबैक रिपोर्ट में आ जाता है और ये फीडबैक रिपोर्ट किसका काम करती है? इट बिकम्स अ बेस। ये बेस बन जाती है, किस चीज़ का बेस बन जाती है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर से कंट्रोलिंग के बाद नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगी प्रोसेस? प्लानिंग। फिर से प्लानिंग से स्टार्ट हो जाएगी पूरी प्रोसेस। तो ये जो फीडबैक है दैट एक्ट्स एज अ बेस टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। अब ये फीडबैक रिपोर्ट में हम सारा कुछ देखेंगे कि क्या रहा, क्यों कमी आई थी, क्या करेक्टिव मेजर्स लिए थे। तो अब उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट टाइम प्लान्स सेट किए जाएंगे अगले साल के लिए। सो दिस इज़ होल कंट्रोलिंग प्रोसेस।
अब डिविएशंस जो होती हैं, दो तरह की डिविएशंस होती हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन है, एक नेगेटिव डिविएशन है। पॉजिटिव डिविएशन है प्लान 100 यूनिट्स किए थे, 100 यूनिट्स बनाने हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी कर दी, 120। वेरी गुड, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव डिविएशन, ज़्यादा बना दिया हमने। नाउ नेगेटिव डिविएशन, इसका उल्टा, 100 यूनिट्स प्लान किए थे भाई, बनाने हैं 100 यूनिट्स, कम बनाए हैं 80 यूनिट्स, तो डिविएशन क्या है, 20 यूनिट्स कम बनाए हैं, माइनस में डिविएशन है, दैट इज़ नेगेटिव डिविएशन। सो हियर वी फिनिश आवर कंट्रोलिंग चैप्टर। आज के टॉपिक में कोई डाउट है किसी को कंट्रोलिंग प्रोसेस में या ये डिविएशंस में, या एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? नो मैम। ओके नो मैम। ओके ओके, वेरी गुड। नो मैम। हाँ, तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट किया करो, बाकी सब बोलते क्यों नहीं है, सो जाते हो क्या एक बारी क्लास ज्वाइन करके? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए क्लास में। आपके आंसर्स आते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इट्स 9:41 ऑलरेडी, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो अभी हम यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे। बट बिफोर दैट येस आई विल लाइक टू से कि अभी ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइज, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस, केस स्टडीज़, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो सब डिस्कस करेंगे। एंड उससे नेक्स्ट क्लास में देन यू विल हैव द टेस्ट। ओके बच्चे? ओके मैम। Okay, take Okay, care. thank you, ma'am. Take Thank you, care ma'am. and Thank have a you, great ma'am. day. Thank you, ma'am. Thank you, Okay, ma'am. बच्चे. Okay. Thank you, ma'am. थैंक यू। Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay, बच्चे.